1990 का दशक भारत के लिए एक ऐसा समय जब कश्मीर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन चुका था। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शांत झीलें और पुरानी गलियां अब खामोशी से नहीं बल्कि अनिश्चितता से भरी हुई थीं। हर मोड़ पर खतरे का अंदेशा था, हर चेहरे पर डर की झलक दिखाई देती थी। आतंकवाद धीरे धीरे जड़ें जमा चुका था और ये केवल बंदूकें या बमों की लड़ाई नहीं थी, ये दिमागों की लड़ाई थी। इसी अराजकता के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम आम जनता कम जानती थी, लेकिन जिसके फैसले घाटी की दिशा बदल रहे थे। अजीत डोभाल। डोभाल की शैली अलग थी। वो सामने से लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे, बल्कि छाया में रहकर खेल बदलने वाले रणनीतिकार थे। उनके लिए आतंकवाद केवल दुश्मन को खत्म करने का मिशन नहीं था, ये एक जटिल पहेली थी जिसे समझना जरूरी था। जब कई सुरक्षा रणनीतियां केवल बल प्रयोग पर आधारित थीं, तब डोभाल दुश्मन के दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर आप दुश्मन को समझ लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। घाटी में उनकी भूमिका केवल ऑपरेशन प्लान करना नहीं थी, वो माहौल को पढ़ रहे थे, लोगों की मानसिकता समझ रहे थे और उस अदृश्य धागे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो आतंकवाद को जीवित रखता था। अजीत डोभाल ने कश्मीर में एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने केवल हथियारों से जवाब देने के बजाय मनोवैज्ञानिक रणनीति पर ध्यान दिया। वो जानते थे कि हर आतंकी संगठन केवल गोलियों से नहीं चलता, वो डर, विचारधारा और अंदरूनी विश्वास पर टिकता है। अगर इन तत्वों को हिला दिया जाए तो पूरा ढांचा कमजोर हो सकता है। घाटी में उनके शुरुआती दिन निरीक्षण में गुजरे। वो समझ रहे थे कि कौन किससे जुड़ा है, कौन किससे डरता है और कौन किससे नाराज है। आतंकवादी संगठनों के अंदर भी प्रतिस्पर्धा थी, नेतृत्व के बीच तनाव था और कई ऐसे लोग थे जो इस रास्ते से बाहर निकलना चाहते थे। डोभाल ने इन्हीं दरारों को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि इस युद्ध में जीतने के लिए केवल दुश्मन को मारना काफी नहीं होगा, उसे भीतर से तोड़ना होगा। धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क बनना शुरू हुआ जो पूरी तरह दिखाई नहीं देता था। यह नेटवर्क था मानव खुफिया का। ऐसे लोग जो जमीन की सच्चाई जानते थे, जो अंदर की जानकारी दे सकते थे। डोभाल की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा था भरोसा बनाना। यह आसान नहीं था। जिन लोगों ने कभी हथियार उठाए थे, उन्हें वापस सिस्टम में लाना जोखिम भरा था, लेकिन उन्होंने समझा कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। कुछ लोग मजबूरी में इस रास्ते पर आए थे, कुछ भ्रमित थे और कुछ अपने ही संगठनों से निराश हो चुके थे। इन्हीं लोगों को धीरे धीरे काउंटर इंसर्जेंसी की दिशा में मोड़ा गया। इस रणनीति ने धीरे धीरे घाटी की तस्वीर बदलनी शुरू की। पहले जहां सुरक्षा बल अंधेरे में ऑपरेशन करते थे, अब उनके पास सटीक जानकारी थी। सुरक्षित ठिकानों की पहचान होने लगी, हथियारों की सप्लाई चेन टूटने लगी और आतंकी संगठनों के अंदर शक और अविश्वास बढ़ने लगा। जब किसी नेटवर्क के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा खोने लगते हैं, तो वो नेटवर्क बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटता है। ये वही बदलाव था जिसे डोभाल हासिल करना चाहते थे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर जोखिम था, हर सूचना झूठ भी हो सकती थी, हर मुलाकात में खतरा था और सबसे बड़ी चुनौती थी अदृश्य रहना। क्योंकि इस तरह की लड़ाई में जीत अक्सर गुप्त रहती है और हार सबसे पहले सामने आती है। घाटी में चल रही ये साइलेंट वॉर एक थ्रिलर की तरह थी, जहां हर दिन नई चाल चली जा रही थी। डोभाल की रणनीति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दी, जहां बंदूकें आखिरी विकल्प थीं और दिमाग पहला हथियार। धीरे धीरे कश्मीर में ऑपरेशन की प्रकृति बदल रही थी। यह केवल प्रतिक्रिया देने वाला सिस्टम नहीं रहा था, यह पहले से सोची समझी रणनीति बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे जैसे नेटवर्क गहरा होता गया, खतरे भी बढ़ते गए। कुछ फैसले ऐसे आने वाले थे जो न केवल ऑपरेशन की दिशा तय करते, बल्कि अजीत डोभाल की पहचान को भी एक रहस्यमयी और प्रभावशाली रणनीतिकार के रूप में स्थापित करने वाले थे। और यही वो पल था जब कश्मीर की छाया में चल रही ये कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जहां दोस्त और दुश्मन की रेखाएं धुंधली होने लगीं और एक आदमी की रणनीति पूरे खेल को बदलने वाली थी। घाटी में चल रही इस साइलेंट वॉर का असली खेल अब शुरू हो चुका था। अजीत डोभाल समझ चुके थे कि आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं बल्कि मनोबल से चलता है। अगर किसी नेटवर्क के आत्मविश्वास को तोड़ दिया जाए तो उसकी ताकत अपने आप कमजोर हो जाती है। इसलिए उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें गोली चलाने से पहले
दिमाग चलाया जाता था। घाटी के भीतर उन्होंने केवल जानकारी इकट्ठा करने का काम नहीं किया, बल्कि माहौल को बदलने की कोशिश की। यह युद्ध अदृश्य था, ऐसा युद्ध जहां जीत की घोषणा नहीं होती, लेकिन उसके परिणाम धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगते हैं। डोभाल ने महसूस किया कि आतंकवादी संगठनों की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थानीय समर्थन और उनकी रहस्यमयी छवि थी। लोगों के मन में डर इतना गहरा था कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इस डर को तोड़ना जरूरी था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर भरोसा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। बातचीत, संपर्क और नेटवर्किंग के जरिए धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनाई गई जहां लोग पहली बार महसूस करने लगे कि आतंकवाद अजेय नहीं है। ये बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता था, लेकिन घाटी की हवा में एक हल्का सा परिवर्तन महसूस होने लगा था। उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा था दुश्मन को उसके ही खेल में हराना। उन्होंने आतंकवादी संगठनों के अंदर मौजूद दरारों को पहचानना शुरू किया। हर संगठन के भीतर नेतृत्व संघर्ष था, विचारधारात्मक मतभेद थे और संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। डोभाल ने इन कमजोरियों को रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। जहां बाहर से हमला करने पर संगठन एकजुट हो जाते थे, वहीं अंदर से पैदा किया गया अविश्वास उन्हें कमजोर कर रहा था। धीरे धीरे आतंकी नेटवर्क के भीतर शक बढ़ने लगा। कौन जानकारी दे रहा है, कौन भरोसेमंद है, कौन नहीं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव किसी भी सैन्य ऑपरेशन से ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा था। इस दौरान घाटी में कुछ ऐसे ऑपरेशन हुए जिनकी पूरी कहानी शायद कभी सार्वजनिक न हो, लेकिन इन अभियानों ने सुरक्षा एजेंसियों को नई बढ़त दी। सटीक जानकारी के आधार पर किए गए ऑपरेशन पहले से ज्यादा सफल होने लगे। कई बार ऐसा होता कि सुरक्षा बल किसी ठिकाने पर पहुंचते और वहां पहले से मौजूद तैयारी दिखाती कि नेटवर्क अब सुरक्षित नहीं रहा। आतंकियों को समझ आने लगा कि उनके बीच कहीं न कहीं कोई दरार है। यह एहसास उनके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। अजीत डोभाल की सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य। उन्होंने जल्दबाजी से बचते हुए लंबी रणनीति पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि आतंकवाद को हराने के लिए केवल आज की जीत नहीं, बल्कि कल की स्थिरता जरूरी है। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को सामने लाने की कोशिश की जो पहले आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थे, लेकिन अब बदलाव चाहते थे। कुछ ने जानकारी दी, कुछ ने रास्ता दिखाया और कुछ ने सक्रिय रूप से काउंटर इंसर्जेंसी में भूमिका निभाई। ये बदलाव बेहद जोखिम भरा था, लेकिन इसी ने युद्ध की दिशा बदलनी शुरू की। घाटी की रातें लंबी थीं और हर रात नई योजना बनती थी। सुरक्षा एजेंसियां अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं, वे खेल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं। आतंकियों की चालों को पहले से समझकर जवाब तैयार किया जा रहा था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। कई इलाकों में आतंकियों की गतिविधियां सीमित होने लगीं। स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। हालांकि इस रणनीति के साथ विवाद भी जुड़े थे। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या पूर्व आतंकियों को सिस्टम में शामिल करना सही है, लेकिन डोभाल का दृष्टिकोण अलग था। उनके लिए ये युद्ध जीतने का एक तरीका था, दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल देना। जब कोई संगठन अपने ही सदस्यों पर भरोसा खो देता है, तो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार टूट जाती है। इस पूरे दौर में अजीत डोभाल का नाम शायद सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं लिया जाता था, लेकिन उनके फैसले जमीन पर असर डाल रहे थे। वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जो कैमरे के सामने नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे काम करते थे। घाटी में चल रही ये साइलेंट वॉर अब नए मोड़ पर पहुंच रही थी। आतंकवाद का ढांचा धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती अब थी इस बदलाव को स्थायी बनाना और घाटी को वापस स्थिरता की ओर ले जाना। और इसी समय आने वाला था एक ऐसा चरण जहां रणनीति को केवल सफल ही नहीं, बल्कि टिकाऊ बनाना था। जहां एक गलत कदम महीनों की मेहनत को खत्म कर सकता था। जहां छाया में चल रही ये कहानी एक निर्णायक मोड़ लेने वाली थी और अजीत डोभाल को अपनी सबसे जटिल चाल चलनी थी। कश्मीर की घाटी में अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं रही थी, ये नियंत्रण की लड़ाई थी। किसके पास पहल है, किसके पास जानकारी है और सबसे महत्वपूर्ण, किसके पास मनोबल है। अजीत डोभाल समझ चुके थे कि असली जीत तब होगी जब आतंकवाद अपनी वैचारिक और मानसिक ताकत खो देगा। बंदूकें छीनना आसान है, लेकिन विश्वास और डर की संरचना तोड़ना कठिन। 1990 के दशक के अंत तक घाटी में एक स्पष्ट बदलाव दिखने लगा था। आतंकवादी संगठन पहले की तरह आत्मविश्वास से भरे नहीं थे, उनके बीच अविश्वास बढ़ चुका था। नेतृत्व के भीतर दरारें थीं,
स्थानीय समर्थन उतना मजबूत नहीं रहा था। और ये सब किसी एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का परिणाम नहीं था। ये लगातार चल रही एक रणनीतिक प्रक्रिया का असर था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे छाया में बैठकर डिजाइन किया गया था। अजीत डोभाल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। अगर दुश्मन की ताकत उसकी एकजुटता है तो उसे विभाजित करो। अगर उसकी ताकत उसका मनोबल है तो उसे तोड़ो। अगर उसकी ताकत उसका नेटवर्क है तो उसे भीतर से खोखला कर दो। यही रणनीति धीरे धीरे आतंकवाद के ढांचे को कमजोर कर रही थी। घाटी में कई ऐसे क्षण आए जब हालात दोबारा बिगड़ सकते थे। सीमा पार से घुसपैठ जारी थी, नए गुट उभर रहे थे, लेकिन अब सुरक्षा ढांचा पहले जैसा नहीं था। अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूर्वानुमान था। अब अंदाजा नहीं बल्कि सटीक जानकारी थी। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, ये सालों की रणनीतिक धैर्य का परिणाम था। नेटफ्लिक्स की किसी थ्रिलर की तरह अगर इस अंतिम चरण को देखा जाए तो ये वो पल है जहां कहानी का नायक सामने नहीं आता, लेकिन उसकी योजना चरम पर पहुंचती है। अजीत डोभाल कैमरों के सामने नहीं थे, कोई सार्वजनिक बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन जमीन पर जो हो रहा था वो उनकी रणनीति की गूंज थी। आतंकवाद का ढांचा अब लगातार दबाव में था। उसके लिए भर्ती करना कठिन होता जा रहा था। उसके लिए सुरक्षित ठिकाने बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। सबसे बड़ा बदलाव था भय का संतुलन बदलना। पहले जनता आतंकियों से डरती थी, अब आतंकी अपने ही नेटवर्क से डरने लगे थे। ये मनोवैज्ञानिक पलटाव निर्णायक था। जब किसी संगठन के भीतर ये शक पैदा हो जाए कि हमारे बीच कोई जानकारी दे रहा है, तब उसकी एकजुटता कमजोर पड़ जाती है। यही वो बिंदु था जहां कश्मीर की लड़ाई ने नया मोड़ लिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसका कोई एक बड़ा विजयी दृश्य नहीं है। कोई ऐसा फ्रेम नहीं जहां संगीत तेज हो और नायक मंच पर खड़ा दिखाई दे, क्योंकि खुफिया दुनिया में जीत अक्सर खामोश होती है और अजीत डोभाल उसी खामोशी के रणनीतिकार थे। उनकी भूमिका केवल 1990 के दशक तक सीमित नहीं रही। घाटी में विकसित की गई रणनीति ने भारत की व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सोच को भी प्रभावित किया। डिफेंसिव से ऑफेंसिव डिफेंस की अवधारणा, मनोवैज्ञानिक बढ़त की अहमियत और दुश्मन के भीतर दरार पैदा करने की रणनीति, ये सब आगे चलकर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा बने। कश्मीर उनका पहला बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र नहीं था, लेकिन ये वो जगह थी जहां उनकी सामरिक सोच ने निर्णायक रूप लिया। कश्मीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन 1990 के दशक में जो बदलाव शुरू हुआ उसने ये दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सैन्य ताकत से नहीं जीती जाती। ये समझ, धैर्य, नेटवर्क और मानसिक युद्ध की भी लड़ाई है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद कैमरों से दूर रहा, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसकी रणनीति दर्ज हो चुकी है। अजीत डोभाल, एक नाम जो अक्सर सुर्खियों में कम दिखता है, लेकिन जिसकी छाया भारत की सुरक्षा संरचना पर गहराई से मौजूद है। कश्मीर की इस साइलेंट वॉर ने यह साबित किया कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली हथियार बंदूक नहीं बल्कि दिमाग होता है, और इस युद्ध में दिमाग ही निर्णायक साबित हुआ।